नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ। एलजेपी रामविलास ने चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। जमुई सांसद अरुण भारती बनाए गए हैं एलजेपी रामविलास के चुनाव प्रभारी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एलजेपी रामविलास ने चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। जमुई सांसद अरुण भारती को यह जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए। और बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हर किसी की नजर सीट बंटवारे पर टिकी है। एनडीए में हलचल तेज है। पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। मांझी की मांग पर बात और चिराग की डिमांड पर चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब हर किसी की नजर है सीट बंटवारे पर। एनडीए हो या महागठबंधन का खेमा, सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के नेता ये दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर सहयोगियों के साथ सहमति बन गई है और बहुत जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया जाएगा। आपसी तालमेल और सीट शेयरिंग का कब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगले 2-3 दिन में सब हो जाएगा। कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम और कहीं समस्या नहीं आती। बिहार एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियों का दावा है कि सीट बंटवारे पर गठबंधन में ऑल इज वेल की स्थिति है। संभावना है कि 2-3 दिनों के भीतर ये फॉर्मूला सामने आ जाएगा कि एनडीए में कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन इन सारे दावों के बीच हर किसी की नजर जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी आरवी पर टिकी, जिनके साथ पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकें की जा रही हैं। हम के अध्यक्ष संतोष सुमन भी दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई उलझन नहीं है, लेकिन सम्मानजनक सीटें जरूर मिलनी चाहिए। बातचीत स्टार्ट हो गया है। हम समझते हैं 2 से 3 दिनों में हम लोग सब इसको लॉक कर देंगे और हमने अपनी चिंता का जो अभिव्यक्ति है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया और हम समझते हैं कि सम्मान के साथ हमारा समझौता है, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। पार्टी अध्यक्ष संतोष सुमन आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके पिता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलकर बोल रहे हैं। हम के संरक्षक मांझी ने बीजेपी नेताओं के सामने 15 सीट की डिमांड रख दी है ताकि उनकी पार्टी को मान्यता मिल सके। जब 60% हमारा स्कोरिंग है तो 7 में 6 हम जीत सकते हैं, तो 8 के लिए हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। एक और मांझी तो दूसरी ओर चिराग। बीजेपी के बड़े नेता बारी बारी से दोनों से मिल रहे हैं। दिल्ली में चिराग से बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने मुलाकात की और सीट बंटवारे पर चिराग के साथ चर्चा की। पटना में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। 2 दिन बाद 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। देखना होगा इससे पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आता है या अभी और इंतजार करना होगा। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए नहीं, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में महामंथन जारी है। क्या हो सकता है महागठबंधन में सीट शेयरिंग का समीकरण, इस पर तेजस्वी सहयोगी दलों के साथ रणनीति बना रहे। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में इस बार जल्द चुनाव होने वाला है, क्योंकि लगभग 4 दशक बाद पहली बार 2 चरण में मतदान कराने का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। ये दिलचस्प है कि जितना जल्द चुनाव होगा उतनी ही देर सीट बंटवारे को लेकर हो रही है। तारीखें बढ़ती जा रही हैं और फॉर्मूले पर सस्पेंस भी। एनडीए ही नहीं, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सीटों का बंटवारा तय हो चुका है
जल्द ही ऐलान भी हो जाएगा। जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उनको हिस्सेदारी। तो ये फार्मूला पे तो हम लोग हमेशा जिंदगी को जीते हैं, तो भला एक दूसरे को किसी का हिस्सा लेने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मजबूती से है, सब लोग हम लोग बैठ रहे हैं, कहीं कोई किंतु नहीं। महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी का दावा है कि एक एक रणनीति पर बारीकी से चर्चा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, अध्यक्ष राजेश राम और वाम दल के बड़े नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत की है। राष्ट्रीय जनता दल के सहयोगियों का दावा है कि सीट शेयरिंग पर बात लगभग बन गई है और अब बस ऐलान ही बाकी है। कई सीट ऐसे हैं जो हर व्यक्ति अपना हिसाब से डोनेट कर रहा है या मांग रहा है, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सीट शेयरिंग प्रायः समाप्त हो चुका है। 2-4 सिंह जो टीदिंग प्रॉब्लम अंत में रहता है वही है, वो करके 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। महागठबंधन में नंबर के साथ साथ जिताऊ सीटों पर भी सबकी नजर है। कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव से इस बार बेहतर स्ट्राइक रेट करना चाहती है, तो वाम दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उचित भागीदारी की बात कही है। महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम एक साथ हम डिसाइड करेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत अंतिम दौर में है। आरजेडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस के खाते में क्या जाएगा, लेफ्ट पार्टियां कितनी सीट पर मानेंगी, पशुपति पारस की आरएलजेपी और हेमंत सोरेन के जेएमएम को तेजस्वी यादव किस तरह एडजस्ट करेंगे, हर किसी को इंतजार है फाइनल फॉर्मूले का। देखना होगा महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या निकल कर सामने आता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनवाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद को धृत राष्ट्र बता दिया, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी राहुल गांधी को पॉलिटिकल पर्यटक बताया है। इस पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है और बिगुल बजते ही बिहार की सियासत भी हाई हो गई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महागठबंधन और एनडीए के नेता एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। मंगलवार को डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला। लालू को धृतराष्ट्र बताते हुए तेजस्वी यादव को भी घेरा और कहा, सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए तेजस्वी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की भूमिका में, पुत्र के मोह में, कुछ भी राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस तरह की भाषा को लिख करके अपनी पहचान जो बिहार को बदनाम किए हैं वो भाव प्रकट करते रहते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के साथ साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। विजय सिन्हा ने जब सियासी जंग छेड़ी तो इसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी कूद पड़े। कटिहार में एनडीए की जीत का दावा ठोकते हुए तारकिशोर ने राहुल गांधी पर तीखा तंज कसा और कहा, कुछ लोग बिहार के विनाश के लिए पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। चुनाव बाद ये लोग बिहार में कहीं नजर नहीं आएंगे। हमारे जो बिहार के मतदाता हैं वो विकास के साथ रहेंगे, क्योंकि जो विनाशकारी तत्व हैं वो भी राजनीतिक क्षेत्र में पर्यटन कर रहे हैं। बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, दोनों ही गठबंधन के नेताओं के बीच जबरदस्त तनातनी देखने को मिल रही है। एनडीए के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सीधे निशाने पर ले रहे हैं, जिससे कांग्रेस भी बौखला गई है। राहुल के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी के नेता हार के डर से हताश हैं। इस बार एनडीए सरकार की छुट्टी तय है। 20 साल से किस तरह से पलायन युग खत्म हो, 20 साल से कैसे बेरोजगारी का आलम खत्म हो, इस आलम को देखते हुए इंडिया गठबंधन को बिहार की जनता अपार आशीर्वाद देने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। वार पलटवार की राजनीति से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एक और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और आरजेडी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड का डर दिखा रही है।
तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि एनडीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि अब तो ये बिहार की जनता ही तय करेगी। 14 नवंबर को आने वाले नतीजे में तस्वीर साफ हो जाएगी। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, धर्मेंद्र कुमार और कटिहार रिपोर्टर सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार की सियासत में लोक गायिका मैथिली ठाकुर की एंट्री से चुनावी माहौल गर्म हो गया है। मैथिली ठाकुर के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा तेज हो गई। मैथिली किस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव और कौन सी सीट है मैथिली ठाकुर की पसंद, दिखाते हैं रिपोर्ट। मिथिला की बिटिया क्या बनेगी राजनेता? भजन के सुर के साथ क्या मिलेंगे राजनीति के सुर? बीजेपी का एक और धमाकेदार चेहरा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अब इंतजार है तो राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की सूची का। ऐसे में कुछ बिहार के चर्चित चेहरे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बिहार की सबसे चहेती लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी इस बार के बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। अभी ये सही समय है। अगर मुझे इस लायक समझा जा रहा है, मेरे सामने में वो प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में उन्होंने इस ओर इशारा जरूर कर दिया है। मैथिली ठाकुर का जन्म यूं तो बिहार के मधुबनी में हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता है। ऐसे में बिहार में वो किस सीट से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी? चुनावी मैदान में बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने क्यों बीजेपी को ही चुना, इस बात का जिक्र भी किया। पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, लेकिन मुझे ये मजाक लग रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होकर इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। क्या वो बीजेपी से टिकट को प्राप्त करके खुश हैं? इस बात का भी जिक्र उन्होंने न्यूज़ 18 इंडिया के साथ बातचीत में किया। कार्यक्रमों के सिलसिले में बहुत सारे लीडर से, अलग अलग पार्टीज के लीडर से बहुत मुलाकात होती है। मेरे अगर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि मैं सबसे मिलती रहती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजर्स मोस्टली वही होते हैं। तो बातें यही शुरू हुई। मुझे लगा कि ये सब मजाक में बोल रहे हैं। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मेरी समझ में भी कहाँ, मतलब ये बातें पिछले 1 साल से मुझे सुनाई दे रही थी कि मैथिली तो कर सकती है, लेकिन मुझे ये मजाक लग रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरीके से लोग सीरियस होकर इस बारे में बात करने लगे, तो मैं उस विचार से सोचने लगी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं तैयार हूँ। प्रेम मगन नाचे भोला भोला। गाने के सुरों को साधने वाली मैथिली राजनीति के सुरों को कितना ठीक से छेड़ पाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जनता उनके राजनीति के गाने को पसंद करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सिंही नाद बजावत गावत सिंही नाद। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि बिहार के कौन कौन से मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया है? बिहार में अब तक सिर्फ 4 मुख्यमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह 13 साल 169 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। लालू प्रसाद 7 साल 130 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी 7 साल 190 दिनों तक मुख्यमंत्री रही। यानी राबड़ी देवी लालू प्रसाद से 60 दिन अधिक मुख्यमंत्री रहे। सीएम नीतीश कुमार लगभग 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। ऐसे में नीतीश के नाम सबसे ज्यादा दिनों तक बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम है। नीतीश के नाम 9 बार शपथ लेने का भी अनोखा रिकॉर्ड है। तो चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। अररिया में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रही है जनता, दिखाते हैं आपको।
न्यूज 18 के चुनावी चौपाल पर अभी हम मौजूद हैं। अररिया विधानसभा क्षेत्र का यह इलाका है, अररिया बस स्टैंड है। और हम बता दें कि अररिया विधानसभा जो है इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की लहर थी 1977 में भी कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी लाज बचाई थी। और बता दें कि 1952 से लेकर अब तक जो है यहाँ पर 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के अधिकांश विधायक हुए हैं। हालांकि एक बार बीजेपी और एक बार लोजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। क्या मुद्दा होगा और कैसी सरकार चाहते हैं? इस विधानसभा चुनाव में अररिया विधानसभा के लिए सबसे जो बड़ा चुनावी मुद्दा है वो जनप्रतिनिधित्व का है। हमारा प्रतिनिधित्व सदन में तो दिखता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कहीं नहीं दिखता है। हमारा प्रतिनिधित्व ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच में, लोगों के सुख और दुख के समय में वो उनके साथ खड़ा रहे, लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा रहे। और सही बात है कि जब केंद्र और राज्य की सरकार इतनी अच्छी कार्य कर रही है, उनको अररिया के धरातल पर नहीं दिखा जा रहा है। जबकि अगर आप देखिए कि केंद्र और राज्य सरकार से लगातार बहुत मदद मिल रही है। अररिया जो कि हमारा सीमांचल का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, यहाँ अगर मैं बताऊं, अगर रेल नेटवर्क की बात की जाए या फिर आपको जाकर के कॉलेजेस की बात की जाए, तो विगत कुछ ही दिनों में हम लोगों का अररिया चहुमुखी विकास कर रहा है। बट जब स्थानीय प्रतिनिधि उस तरीके के नहीं होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हमारा एरिया में बहुत जगह के लिए रेलवे लाइन चालू किया गया। और पहले तो जो हमारा अररिया जिला है, जो बस स्टैंड है, यहाँ पे बहुत तरह का क्राइम होता था। आज से लगभग जब आपको आरजेडी का सरकार था उस टाइम में, और अभी देखिए सब क्राइम खत्म हो गया है। हर चीज में जब चलने के लिए सड़क नहीं था, वहाँ सड़क है। और सब बात अभी तो 75 लाख जो महिला को जो पैसा मिला है खाते में, वो नीतीश के अलावा किनको देगा? वो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वो भी देंगे। वो देंगे, उनका तो पापा भी नहीं दिए थे। 2 रुपया में धोती साड़ी गचे थे, वो तो नहीं दिए। नीतीश कुमार तो अभी भी साइकिल दे रहे हैं, हाँ, बच्चों का पोशाक दे रहे हैं। हम लोग पढ़ाई छोड़ दिए ड्रेस के लिए, नीतीश कुमार तो हर चीज दे रहे हैं। लेकिन हम लोग का मुद्दा जो है इस बार विधानसभा में स्थानीय मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमारा अररिया जिला में हमारे जो विधायक जी हैं वर्तमान के, उनके द्वारा कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया गया है जिसके कारण उसको दोबारा मौका दिया जाए। तो हम सभी युवा साथी चाहेंगे कि ऐसा नेता को चुने जो कि स्थानीय मुद्दा को विधानसभा में उठाए। तो छोटा छोटा मुद्दा जो है इस जिला का समस्या है, और छोटा छोटा मुद्दा को जो उठाएगा वैसा ही नेता को हम लोग चुनेंगे, वैसा ही नेता को विधानसभा की जनता का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जो है बेहतर विकल्प है। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही।